हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नंदिनी और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बहुमत के बारे में। और इन टॉपिक पे बात करेंगे बहुमत के कितने प्रकार होते हैं और इसका प्रयोग उन किन किन प्रकारों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो अगर सिंपल शब्दों में कहें कि बहुमत क्या है, तो आप देखते होंगे जब चुनाव होते होंगे, जिस भी पार्टी को ज़्यादा मत मिलते हैं वो पार्टी विजयी होती है। तो जो मत उनको मिलते हैं उसे ही बहुमत कहा जाता है। जैसे कि मान लो अगर 200 मत है, 200 में से अगर जिसको भी 101 मत मिल जाएंगे तो वो विजय हो जाएगा। तो इस 101 को हम बहुमत कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहले सबसे हम बात करेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। बहुमत की आवश्यकता पड़ती है राजनीतिक दलों को किसी भी जैसे अगर किसी दल की सरकार है संसद में, तो अगर संसद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करना है, उसे कानून बनाना है, तो आपको उस पर एक वोटिंग करानी होती है। उसके बाद वो जो प्रस्ताव है वो पारित होता है। तो उस प्रस्ताव को, विभिन्न प्रस्तावों को पारित करने के लिए संसद में बहुमत या इन सारे बहुमत की आवश्यकता होती है ना। और सरकार बनाने के लिए भी बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें हम प्रकारों पे बात करेंगे। तो जो पहला प्रकार है वो है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत होता है सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों के आधे से एक अधिक। मतलब कि अगर हमको पता है कि जो सदन की संख्या है, किसी भी सदन में संख्या जो रहती है वो 543 सदस्य रहते हैं। टोटल जो रहते हैं, टोटल सदस्य 543 रहते हैं। अब 543 सदस्यों में से हम साधारण बहुमत की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। तो 543 सदस्य में से मान लीजिए उस सदन में फिलहाल 200 ही सदस्य उपस्थित हैं। मतलब सदस्य तो इतने हैं, 543 है, परंतु अभी सदन में केवल 200 सदस्य उपस्थित हैं। इन 200 सदस्यों में से भी केवल 180 सदस्यों ने, है ना, 543 सदस्यों में से 200 सदस्य सदन में उपस्थित हैं और उन उपस्थित सदस्यों में भी केवल 180 सदस्यों ने अपना वोट डाला। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रेजेंट जो उपस्थित हैं और इतने लोगों ने वोट डाला। 20 जो लोग हैं उन्होंने किसी कारणवश वोट नहीं डाला, है ना। हो सकता है वो उसके समर्थन में ना हो, ना वोट देना चाहते हो उसके अगेंस्ट में, और ना उसके पक्ष में वोट देना चाहते हो, है ना। तो मान लीजिए 180 लोगों ने बहुमत वो वोट डाला। अब कुछ इसके मतलब जो भी प्रस्ताव वहाँ पे पारित किया जा रहा है, हो सकता है कुछ 180 मत में से कुछ जो मत हैं उस प्रस्ताव के पक्ष में हो और कुछ जो मत हैं उस प्रस्ताव के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें उस प्रस्ताव को पारित करना है तो हमें कितना बहुमत चाहिए, इनमें से हमें कितना वोट चाहिए ना। तो इसमें से चाहिए हमें आधे से एक अधिक, मतलब आधे से ज्यादा बहुमत की आवश्यकता होगी। तो अब इस 180 मत में से हमें कितने मत चाहिए कि वो प्रस्ताव पारित हो जाए, है ना। तो इसमें से चाहिए हमें आधे से एक अधिक, मतलब आधे से ज्यादा मत जो है वो उस प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए, तभी वो जो प्रस्ताव है वो सदन में पारित होगा। ठीक है, तो इसका आधे से ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 90 + 1 51, है ना। तो ये होता है साधारण बहुमत, है ना। ऐसा नहीं है कि ये ही संख्या रहेगी, संख्या चेंज हो सकती है, सदस्यों की संख्या चेंज हो सकती है, वोट की संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन सदन में उपस्थित एवं वोट करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक उपस्थित, और उसमें से जितने भी वोट दिए हैं, जितने लोगों ने वोट दिए हैं उसका आधे से अधिक। ठीक है, तो ये हो गया साधारण बहुमत। साधारण बहुमत समझ में आए। ठीक है, तो साधारण बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में। जो भी सरकार सत्ता में है उसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में, विश्वास प्रस्ताव पारित करने में और धन विधेयक पारित करने में, सामान्य जो विधेयक होते हैं उनको पारित करने में साधारण बहुमत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या है। पूर्ण जो बहुमत आपने अभी सुना होगा मीडिया में, ये जो वर्ड है पूर्ण बहुमत, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि अभी की जो सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत है, मतलब कि जो बीजेपी की सरकार है उसको लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। इसका मतलब क्या है कि जो लोकसभा में सरकार बनाने के लिए जितने भी सदस्य लगते हैं, उस
पूरे सदस्य, वो सदस्य पूरे बीजेपी के हैं, है ना, उनके आधे से ज़्यादा उनके पास वो सदस्य हैं, ठीक है, तो वो होता है पूर्ण बहुमत। ठीक है, सरकार बनाने के लिए मतलब वैसे तो अगर मान लीजिए किसी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो दो पार्टी भी मिलकर आपस में गठबंधन करके सरकार बना सकती है। ठीक है, तो अगर किसी भी सरकार को किसी भी मतलब जो भी पार्टी है उसको मतलब उसके जो सारे सदस्य हैं वो लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है तो वो होता है पूर्ण बहुमत। ठीक है, उसके बाद होता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत होता है कि प्रभावी सदस्यों का आधे से अधिक। प्रभावी सदस्य कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए कि सदस्य की संख्या इतनी है, 543 होती है ना, 543। अब 543 में से कुछ सदस्य जो हैं वो किसी वजह से उनका पद खाली हो चुका है, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है या फिर उन्होंने अपना पद त्याग दिया है या फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, तो वो क्या हो जाएंगी? रिक्तियां हो जाएंगी। तो कुल सदस्यों में से जब हम उन रिक्तियों को माइनस करेंगे, तो हमें प्राप्त होंगे प्रभावी सदस्य। ठीक है, सदन में जो जितनी भी रिक्तियां हैं उनको कुल सदस्यों में से माइनस कर देंगे तो हमें प्रभावी सदस्य मिल जाएंगे। अब मान लीजिए सदन में, ठीक है, मान लीजिए सदन में 543 सदस्य हैं, कुल हैं ये सदन के, माना नहीं मतलब इतने होते हैं ना, इसमें से मान लीजिए 7 रिक्तियां हैं, 7 सदस्यों की जो सीटें हैं किसी वजह से खाली हैं, किसी कारणवश वो सीटें खाली हैं, तो अभी जो सदस्य हैं वर्तमान में इतनी सीटें भरी हुई हैं सदन की, तो इन प्रभावी सदस्यों का आधे से एक अधिक वो होता है पूर्ण बहुमत, है ना। साधारण बहुमत भी ये होता है 50% प्लस 1, ठीक है, और इसमें भी 50% प्लस 1 का ही फॉर्मूला लागू होता है, सॉरी हाँ, पूर्ण बहुमत में भी और प्रभावी बहुमत में भी 50% प्लस 1, पर वो किसका होगा? प्रभावी सदस्यों का, रिक्तियां हटाकर। ठीक है, तो 168 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 269, ये हमारे प्रभावी बहुमत होगा, है ना। अब प्रभावी बहुमत का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। कुल संख्या में से, सदस्य की कुल संख्या में से हम रिक्तियों को माइनस करेंगे, जितने भी सदस्यों की सीटें खाली हैं उनको हम माइनस कर देंगे। मान लीजिए 7 सीटें खाली हैं कुल सदस्य, उस कुल सीटों में से, तो हम उसको माइनस कर देंगे और जो जितने भी सदस्य बचे हैं उनका आधे से एक अधिक हमें चाहिए, मतलब आधे से ज्यादा बहुमत हमें चाहिए, तो वो हो जाएगा प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, ये प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने में, और विधानसभा या विधान परिषद में उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने में किया जाता है। उनके लिए, उन सदस्यों की पद मुक्ति में प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है। तो किस किस में किया जाता है? जैसे केंद्र स्तर पे किया जाएगा एक जगह तो, है ना, और एक किया जाएगा राज्य स्तर पर। ठीक है, केंद्र स्तर पर कौन होता है? संसद होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष को या उसके उपाध्यक्ष को हटाने में, राज्यसभा में सभापति को, केंद्र में संसद होती है, ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने में, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति को उनकी पदमुक्ति में, इन सब की पदमुक्ति में प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और राज्य में क्या होता है? विधानमंडल, राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, है ना, विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, पर ये कुछ राज्यों में ही है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, है ना। विधान सभा सभी में होती है, सभी राज्यों में है विधानसभा। विधानसभा के अध्यक्ष
या उपाध्यक्ष को हटाने में, और विधान परिषद के सभापति इन सारे सदस्यों की पद मुक्ति में प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है। किसमें? केंद्र में केंद्र स्तर पे संसद में, लोकसभा राज्यसभा में उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति को हटाने में, विधान मंडल में विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पद मुक्ति में, या विधान परिषद के सभापति या उपसभापति की पद मुक्ति में। इन सभी की पद मुक्ति में प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया प्रभावी बहुमत? तो प्रभावी बहुमत क्या होता है? कुल सदस्यों में से रिक्तियां माइनस कर देंगे और उन जितने भी सदस्य बचेंगे उनका आधे से एक अधिक होता है प्रभावी बहुमत। ठीक है, तो हम बात करेंगे विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे 50% प्लस 1 की, है ना, मतलब 1/2 प्लस 1। पर अब हम बात करेंगे विशेष बहुमत में जो बहुमत होता है वो होता है 2/3 बहुमत। ठीक है, सदस्यों का 2/3 बहुमत। अभी तक हम इन सब में हम बात कर रहे थे 1/2, आधे से एक अधिक प्लस 1। पर अब हम बात करेंगे 2/3 बहुमत की। पहले प्रकार का विशेष बहुमत जो होता है, पहले प्रकार का विशेष बहुमत में होता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। अभी हम क्या बोल रहे थे? साधारण में उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक। पर अब हम बात करेंगे विशेष बहुमत में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। 243 सदस्य संख्या होती है सदन की, टोटल होता है। अब इसमें से मान लीजिए 200 ही उपस्थित हैं, प्रेजेंट कितने हैं? 200। उसमें से वोट डाला 180 ने। अब 180 का हमें 2/3 चाहिए। 180 का 2/3 ये क्या है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। तो ये 120 क्या कहलाएगा? ये है विशेष बहुमत, पहले प्रकार का विशेष बहुमत। ठीक है, तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या बोलता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, वो पहले प्रकार का विशेष बहुमत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत बोलता है कि उपस्थित, है ना, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत बोलता है उपस्थित सदस्यों एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, परंतु वो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। अब कुल सदस्य संख्या हमारी कितनी है? 543। अब 543 का आधे से आधा कितना होगा? 271। ठीक है, 271। तो 271 जो उपस्थित, और जैसे मान लीजिए एक प्रस्ताव आया, है ना, प्रस्ताव आया, अब उसमें से 200 सदस्य सदन में उपस्थित थे। 200 सदस्यों में से 180 सदस्यों ने अपना वोट डाला। ठीक है, अब 180 का जो 2/3 आएगा वो कितना आ रहा है? 120। अब प्रस्ताव के पक्ष में केवल 120 मत डले गए, लेकिन इसके लिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का मतलब चाहिए, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत चाहिए, जो बोलता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 परंतु वो कुल के आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो कुल का आधा कितना है? 271। 271 से 120 तो बहुत कम है, तो ये प्रस्ताव क्या होगा? इस स्थिति में प्रस्ताव पारित नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल में उपस्थित सदस्य कितने हैं सदन में? वो है 200
सॉरी 480 है ना। अब इन 480 में से केवल 450 सदस्यों ने अपना मत डाला, है ना। तो हमें अब किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, जो कि होता है 2/3। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में हमें ये चाहिए कि वो कुल के आधे से कम ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300। तो 300 कुल के आधे से अधिक है, तो इस स्थिति में वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। जिस प्रस्ताव को दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता है, उसमें अगर विशेष बहुमत से जो बहुमत डलते हैं वो कुल के आधे से अधिक होना चाहिए, कुल के आधे के बराबर होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है संविधान संशोधन में, या फिर किसी जज को हटाने में, है ना, उनकी पद मुक्ति में, और जो होते हैं CJI महाधिवक्ता और महान्यायवादी, उनको भी हटाने में दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत में होता है कुल का 2/3। वो तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत होता है, मतलब कि जो कुल संख्या होती है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, इसे तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत कहा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 362। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के महाभियोग में। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रस्ताव अगर लाना होता है और वो अगर प्रस्तावित होता है सदन में, तो वो अगर तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत से पारित होगा, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तो इन तीनों बहुमत में हम जो बात कर रहे थे वो 50% + 1 की बात कर रहे थे, परंतु जो विशेष बहुमत में हम बात करते हैं सदस्यों का 2/3 बहुमत, जिसमें हमने बात करी पहले प्रकार के विशेष बहुमत की, फिर दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की, और तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की। पहले प्रकार का विशेष बहुमत मतलब उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, परंतु वो सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, मतलब आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थे तीनों प्रकार के विशेष बहुमत। आई होप आपको ये बहुमत वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और अगर इससे संबंधित आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।